जू मोयू जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो चेहरा बिल्कुल सलन था। उसने ऊपर देखा, आसमान पर एक हल्का सा वाइट हैलो बन चुका था। रात की डार्कनेस धीरे धीरे पिघल रही थी। सुबह की रोशनी चुपचाप टेक ओवर कर रही थी। उसे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि एक पूरी रात बीत चुकी थी। ये रात एक साथ बहुत छोटी भी थी और बहुत लंबी भी। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट जैसे उसका दिल किसी और के हाथ में पकड़ा हुआ हो। न छोड़ा जा सकता था, न संभाल सकता था। चेंग राउजे उसके पीछे पीछे आया। बोला, बॉस जू, मिस्टर शेन ने जो ब्रांड मेंशन किए थे ना, उसकी डिटेल्स निकाल ली है। वो एक हाई एंड मैटरनल और चाइल्ड ब्रांड है। सिटी में इसके टोटल 5 स्पेशलिटी स्टोर्स हैं। अभी ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी लोग भेज दिए हैं। ब्रांड के ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जू मोयू ने बिना रुके कहा, कंपनी के एजेंट्स को बोलो कि सर्च रेडियस आसपास की सिटीज तक एक्सटेंड करें। जी। चेंग राउजे थोड़ा हेसिटेट करते हुए बोला। फिर उसने पूछा, क्या ये क्लू पुलिस को देना चाहिए? जू मोयू ने सीधा जवाब दिया। बोला, अभी नहीं। अगर ज्यादा मूवमेंट हुई तो जू चेंग चेंग अलर्ट हो जाएगा। यस। अपार्टमेंट वापस पहुंचते पहुंचते पूरी तरह सुबह हो चुकी थी। नीचे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने एरिया कॉर्डन ऑफ कर रखा था। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का वार्निंग लगा हुआ था। उसके अपार्टमेंट के फ्लोर टू सीलिंग विंडोज बहुत ज्यादा डैमेज थे। कस्टम साइज होने की वजह से अभी तुरंत रिप्लेस भी नहीं किए जा सकते थे। जू मोयू ऊपर गया, लिविंग रूम में घुसा तो एक नजर में ही पता चल गया, बहुत सी चीजें मिसिंग थी। सफाई कर दी गई थी, पर कुछ घंटे पहले का तूफान अभी भी हर जगह अपने निशान छोड़ गया था। नैनी वैक्यूम क्लीनर से टूटे हुए शीशे हटा रही थी। जू मोयू को देखते ही उसके चेहरे पर डर आ गया। उसने जल्दी से वैक्यूम बंद कर दिया, जैसे जरा सी आवाज भी बॉस को इरिटेट कर देगी। एस क्लास अल्फा का यूं कंट्रोल लूज करना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, और जो भी उस आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन का गवाह होता है वो कभी काम नहीं रह सकता। जू मोयू ने नैनी की तरफ देखा तक नहीं, सीधा शेंदाई के रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा साफ था, सिंपल, ज्यादा पर्सनल चीजें भी नहीं थी। नोटबुक और पेन हमेशा की तरह बिल्कुल सीधे रखे हुए थे। जू मोयू जानता था ये नैनी का काम नहीं था, ये शेंदाई की आदत थी। उसका ऑफिस, उसकी लैब बेंच, सब कुछ इसी तरह नीट होता था, क्योंकि चीजें भी हमेशा सीक्वेंस में और प्रॉपरली स्टैक्ड रहती थीं। जिंदगी के हर कोने में एक साइंटिफिक रिसर्चर का डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी दिखाई देती थी। जू मोयू धीरे से बेड पर बैठ गया। फिर जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, वो धीरे धीरे बेड पर गिर गया। उसकी लंबी नाक सॉफ्ट क्विल्ट में धंस गई। आंखें बंद करते ही उसने महसूस की एफिपीलियम फेरामोन की हल्की सी खुशबू। उसका बेचैन थका हुआ दिल थोड़ा सा शांत हुआ। उसे याद आया, जिस साल शेंदाई उसे छोड़कर गया था, उसने तब भी बिल्कुल यही किया था। शुरू शुरू में वो गुस्सा था। उसे लगता था शेंदाई इतनी आसानी से उसे छोड़कर जा ही नहीं सकता। उसने खुद को समझाया कि वो वापस आएगा, उसे भी बुरा लगेगा, और अगर नहीं भी तो मुझे क्यों फर्क पड़े। एक बेड पार्टनर था, बस चला गया तो क्या। पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, उसके दिल में एक खाली जगह बन चुकी थी, इतनी बड़ी कि वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। रोज एक ही चेहरा दिमाग में होता, पर रियलिटी में ना वो उसे देख सकता था, ना सुन सकता था, ना महसूस कर सकता था। जैसे कोई ब्लंट नाइफ से रोज उसका थोड़ा थोड़ा मांस काटा जा रहा हो। दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक रात वो बिल्कुल ही टूट गया। उसने वे चैट के सिर्फ कुछ पेजेस के चैट रिकॉर्ड्स बार बार पढ़े। फिर चुपके से गेस्ट रूम में गया, जहाँ शेंदाई पहले रहता था, उस ओमेगा का कोई ट्रेस ढूंढने के लिए, एफिपीलियम की बस एक झलक सी सेंट के लिए। पर कमरा बहुत ज्यादा साफ था। बस कबर्ड में उसे शेंदाई की पुरानी बेडिंग और कपड़े मिले। डिटर्जेंट की स्मेल के बीच उसका फेरामोन इतना वीक था कि सिर्फ इमेजिनेशन में महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब बस उस माँ की वजह से है। बॉडी से कनेक्शन चला गया, पर माइंड में मार्क अभी भी जिंदा है।
उसी इस बहाने अपनी बढ़ती लॉन्गिंग को उसने जस्टिफाई किया। उस रात के बाद वो जानता था कि अब और नहीं झेला जा सकता। शंदाई को गए आधा साल हो चुका था। जू चेंगचेंग को वो ऑलरेडी हरा चुका था। काम का प्रेशर कम हो चुका था। अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हर रात वो सिर्फ शंदाई के ख्यालों में रहता। और फिर उसने डिसाइड किया कि अब उसे ढूंढना होगा। पर जब उसे ढूंढ लिया तो फिर उसने दोबारा कितनी स्टूपिड चीजें की। बच्चा होने का पता चला तो दिल खुशी से भर गया, पर फिर उसकी बैलेंसिंग हैबिट, उसकी कंडीशनिंग, उसका ईगो सब एक्टिवेट हो गया। खुद से लड़ता रहा, अंदर बाहर और सबको चोट पहुंचाता रहा। शंदाई के लिए उसकी फीलिंग्स को समझना उसके लिए एक सेल्फ वॉर था। वो बार बार अपनी फीलिंग्स के सामने घुटने टेकने से भागता रहा। आखिर एक ओमेगा के सामने झुकना उसके लिए कमजोरी का सिंबल था। पर आखिर उसने समझा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान है और अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना तो असली ताकत है। ये ग्रोथ हड्डी मांस चीरने जैसी थी उसके लिए। उसने शंदाई के क्विल्ट को जोर से पकड़ लिया, अपनी नाक से ढक लिया और दिल में उस नाम को बार बार पुकारता रहा। तभी फोन बजा। वो एकदम से उठ बैठा, फोन उठाया और कॉल कनेक्ट हुई। रिसीवर से वॉइस चेंजर से गुजरती हुई एक आवाज आई। एक टाइम और एड्रेस बताया गया। साथ ही वार्निंग भी दी गई कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना और अकेले आना। जुमोयू जानता था कि ये बात ज्यादा देर तक उसके पेरेंट्स से छुपी नहीं रह सकती, लेकिन जू शेन को खबर उसके सोचने से भी ज्यादा जल्दी मिल गई थी। सुबह होने के बिल्कुल बाद ही वो लोग अपार्टमेंट तक पहुंच गए। मिलते ही जू शेन ने बिना टाइम वेस्ट किए पूछ लिया, ये सब क्या हो रहा है? यू जिंगहाई अंदर चला गया? यू बायुवे सुबह से मुझे कॉल कर रहा है, कह रहा है कि तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, कह रहा है कि शंदाई और क्यू क्यू मिसिंग है। तुम बताओ यू जिंगहाई ने क्या किया? घर का हाल देखते ही दोनों समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। बिल्कुल बिखरा हुआ सामान, क्रैक्स, टूटे हुए शीशे, सब कुछ बोल रहा था कि यहाँ से कोई तूफान गुजरा है। उनकी चिंता और बढ़ गई। तभी जू मोयू ने गहरी आवाज में कहा, शंदाई और क्यू क्यू जू चेंगचेंग के हाथ में है। क्या? जू शेन की आंखें फटने वाली हो गई। बोला, वो हिम्मत कैसे कर सकता है? पागल हो गया है क्या? लियांग रुई ने घबरा कर कहा, पुलिस को तुरंत बोलो उसे ढूंढने। नहीं, जू मोयू ने सीधा मना कर दिया। मैं आज आफ्टरनून अकेले जाकर उससे मिलूंगा। उसकी नजर वॉल क्लॉक पे टिकी हुई थी, जैसे वो चाहता हो कि घड़ी का पॉइंटर रूटले बन जाए और सीधा उस वक्त पर ले जाए जहां सब कुछ डिसाइड होना है। ये कैसे हो सकता है? जू शेन गुस्से में बोला, जू चेंगचेंग इम्पल्सिव आदमी नहीं है। वो फिर यू जिंगहाई का क्या रोल है? जू मोयू की आंखों में ठंडी सी चमक आ गई। बोला, मैं यू जिंगहाई को एब्डक्शन और ब्लैकमेल के केस में फंसाना चाहता हूँ। यू जिंगहाई मुझसे डील करने के लिए जू चेंगचेंग के पास गया था और जू चेंगचेंग ने शंदाई को सीक्रेटली उठा लिया ताकि सारा ब्लेम वो यू जिंगहाई पर डाल सके। जू शेन गुस्से से बोल उठा, शंदाई बस कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है ना? उस दिन मैंने क्लियरली बोला था कि जू फैमिली हमेशा उसके साथ है और वो फिर भी। ये सब आप ही की वजह से हुआ, तुमने ही उसे मजबूर किया। जू मोयू गरज उठा। उसके माथे पर नसें उभर आई थी। आवाज में दबाया हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। जू शेन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। लियांग रुई ने ठंडी आवाज में कहा, जब आप उसे कस्टडी देने के लिए फोर्स कर रहे थे, उसकी नजर में तुम मुझसे उसका बच्चा छीन रहे थे। अगर मैं होती तो मैं भी कुछ भी कर सकती थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? जू शेन भड़क गया। लियांग रुई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जू मोयू की आवाज पत्थर की तरह सख्त हो गई। बोला, अब से शंदाई और क्यू क्यू से रिलेटेड सारे डिसीजंस सिर्फ हम तीन मेरी फैमिली के होंगे। आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जू शेन ने दांत पीस के कहा, हम फैमिली नहीं है क्या? और ये सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है। जू चेंगचेंग केमिकल सेक्टर अलग करके अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है। पिछली पीढ़ी से लेके तुम तक सब कुछ स्टेक पर है। अब वो तुम्हारे हायर को पकड़ के बैठा है।
पूरा ग्रुप दाव पर है। क्या एक ओमेगा इतना सब अफोर्ड कर सकता है? जू मयू ने धीरे से कहा, पर हर शब्द तलवार था। बोला, शेंडाई एक ओमेगा नहीं है, वो मेरी वाइफ है और जू फैमिली की इनफाइटिंग उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसे सिर्फ बिना वजह घसीटा गया है। जू मयू ने नजर नीचे कर ली। बोला, शेंडाई हो या न हो, जू चेंगचेंग फिर भी आता। वो एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, चौथी बार फिर भी आएगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी कभी गिव अप नहीं करता। शायद अब इन सब का एंड होना अब जरूरी हो गया है। जू शेन ने सीधा पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? जुमोयू खड़े होते हुए बोला, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। जुमोयू, जू शेन ने सख्ती से कहा, तुम कंपनी के डिसीजन मेकर्स की तरफ से कोई कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। जुमोयू ने अपने फादर की तरफ देखा। आंखों में थकान और डिटर्मिनेशन दोनों थे। बोला, आपसे बात हो चुकी है। इतना कहकर वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उसी वक्त दूसरी तरफ शेंडाई क्यूक्यू के पास लेटा हुआ था। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। हाफ स्लीप हाफ अवेक। जरा सी मूवमेंट पर क्यूक्यू तुरंत जाग जाता। उसे याद आ गया, जब वो न्यूबॉर्न था तो दिन रात ब्रेस्ट फीडिंग करता था। कभी कभी तो उसे 4 घंटे से ज्यादा नींद भी नहीं मिलती थी। वो दिन भी उसने काट लिए थे। कितने मुश्किल दिन, इतना दर्द, इतनी थकान, सब झेल चुका था, तो आज भी झेल लेगा। इसी अधूरी नींद में सुबह हो गई। तभी लिविंग रूम से आवाजों और फुटस्टेप्स की आहट आई। शेंडाई तुरंत जाग गया, सीधा बैठ गया, अपना चेहरा 2 बार जोर से रब किया, फिर चुपचाप दरवाजा खोला। शेंडाई को लगा था कि जो आदमी उस पर नजर रख रहा है वो शॉपिंग से वापस आया होगा, लेकिन दरवाजे के सामने एक बिल्कुल अलग ही सीन था। सामने परफेक्टली ड्रेस्ड जू चेंगचेंग खड़ा था। शेंडाई की सांस एक पल के लिए अटक गई। जू चेंगचेंग ने उसे देखा, आंखें हल्की सी झुकी और मुस्कुराते हुए बोला, हाय सिस्टर इन लॉ। शेंडाई के चेहरे पर एक साथ नफरत और डर दोनों आ गए थे। जू चेंगचेंग ने शेंडाई के पीछे झांकते हुए कहा, क्या लिटिल नेफ्यू सो रहा है? अभी तक मैंने उसे देखा ही नहीं। शेंडाई ने एक हाथ से दरवाजे का पल्ला और दूसरे हाथ से फ्रेम जोर से पकड़ लिया, अपने पूरे जिस्म को एक दीवार बना दिया। जू चेंगचेंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, नर्वस मत हो, मैं कोई डकैत थोड़ी ही हूँ, बिजनेसमैन हूँ। शेंडाई ने उसकी तरफ ठंडी सख्त नजर से देखा। जू चेंगचेंग 2 कदम आगे बढ़ा और शेंडाई के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बस देखना ही था, आखिर वो मेरा भी भतीजा ही है। दोनों के बीच कुछ सेकंड्स का भारी सा साइलेंस रहा। फिर शेंडाई ने धीरे से हाथ छोड़े और आधा कदम पीछे हटा। जू चेंगचेंग बिना किसी हेसिटेशन के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज ने शेंडाई का दिल जोर से धड़का दिया। जू चेंगचेंग सीधा बेड की तरफ गया, झुककर क्यूक्यू को देखा, जो चैन से सो रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। बोला, कितना क्यूट है। सुना है बचपन में बिल्कुल मेरा भाई ऐसा ही दिखता था। क्यूक्यू ने अजनबी तेज अल्फा फेरामोन्स महसूस किए। नींद में उसने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा सा हिला, लेकिन जागा नहीं। जू चेंगचेंग ने हाथ बढ़ाया क्यूक्यू को छूने के लिए। हे, डोंट टच हिम। शेंडाई की आवाज कांप रही थी, पर साफ थी। जू चेंगचेंग मुस्कुराया, हाथ वापस ले लिया, फिर शेंडाई को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें स्टिकी सी, समझनी मुश्किल। बोला, तुम जानते हो, तुम सबसे स्पेशल ओमेगा हो जो मैंने कभी नहीं देखा है। हर बार कुछ ऐसा कर देते हो जो सरप्राइज कर दे, और ऊपर से अब एक एस लेवल अल्फा पैदा कर दिया। शेंडाई ने पीछे हटने का इम्पल्स दबा दिया। उसने अपनी टांगे जिसे जमीन पे गाड़ दी हो, क्योंकि उसकी सेफ्टी जोन के अंदर था। वो उसे दूर नहीं जाने दे सकता था। उसके सामने खड़ा अल्फा मुस्कुरा जरूर रहा था, पर हर पल डेंजर सिग्नल भेज रहा था। जू चेंगचेंग ने बिल्कुल कैजुअली हंसकर कहा, मैंने प्लान बनाया था कि वो तुम्हें मार्क करे,
तुम्हारे फेरोमोन लेवल लो था, ज्यादा चांस था कि तुम्हें एक ऑर्डिनरी ही बच्चा हो। वो हल्की सी हंसी हंसा, फिर आगे बोला, लेकिन शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि तुम ज़ुमोयू को एक परफेक्ट हायर दे दोगे। उसके आखिरी लफ्जों में क्रूएल्टी साफ झलक रही थी। शेंदाई ने ठंडी आवाज में कहा, जेनेटिक्स रैंडम होती हैं। तुम इतने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के शौकीन हो। तुम कितनी बार सक्सेसफुल हुए हो? जू चेंग 2 बार हंसा, फिर बोला, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बढ़िया टर्म है। शेंदाई ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? ज़ुमोयू से डील हो गई ना, तो कब छोड़ोगे हमें? जू चेंग ने पॉकेट से एक पेपर निकाला और उसे हवा में हिलाते हुए बोला, उससे मिलना बाकी है अभी। शेंदाई ने ध्यान से देखा। वो उसकी शॉपिंग लिस्ट थी। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। बोला, इसमें प्राउड होने की क्या बात है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक आधे साल के बच्चे को किडनैप करना, क्या ये फेयर कंपटीशन है? जू चेंग का चेहरा पल भर में बदल गया। बोला, फेयर कंपटीशन? उसकी ईगल जैसी आंखों में लाल रंग भरने लगा। वो धीरे धीरे शेंदाई की तरफ बढ़ते हुए बोला, फेयरनेस क्या होती है? तुम्हें पता है, मैं ज़ुमोयू से कहीं भी कम नहीं हूँ। बस मैं उससे कुछ महीने बाद पैदा हुआ। उसे सब कुछ 1 साल पहले मिलता रहा। मेरी हर कोशिश सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स फॉलो करती रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एल्डेस्ट ग्रैंडसन था। जो चीज मैं चाहता था सब उसकी हो जाती, और अगर वो नहीं होता तो मेरी बड़ी बहन खुद को एग्जाइल भी नहीं करती। अब बताओ, फेयरनेस क्या होती है? उसका फेरोमोन हल्का सा कांप रहा था, लेकिन प्रेशर ऑलरेडी क्रशिंग था। शेंदाई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी हर नर्व अलर्ट हो चुकी थी। जू चेंग ने अचानक शेंदाई के कंधे पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। वो ऊपर से नीचे उस पर झुका। चेहरा खूबसूरत, पर एक्सप्रेशन बिल्कुल डरावना। बोला, तुम्हें लगता है तुम नहीं समझते? तुमने भी टॉप अल्फा पैदा किया। आज वो मासूम लगता है, पर उसकी जिंदगी भी हमारी तरह ही होगी, एक अकेले दरिंदे जैसी। लड़ना, जीतना या टूट जाना, यही हमारी सैड नेचर है। शेंदाई का जिस्म बेकाबू कांप रहा था। वो शोल्डर्स छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वो छूटना चाहता था, खुद को छोटा बनाना चाहता था, लेकिन भागने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। जू चेंग ने धीरे से सर झुकाया, एक हाथ से शेंदाई की चिन ऊपर उठाई और उस सफेद, साफ, बेइंतहा खूबसूरत चेहरे को आगे पीछे देखने लगा, जैसे किसी चीज को इंस्पेक्ट कर रहा हो। उसकी आवाज हल्की थी, पर बात जहरीली। बोला, 20 साल से ज्यादा वक्त तक मुझे लगता रहा कि ज़ुमोयू फ्लॉलेस है। परफेक्ट ट्रेनिंग, रिगरस डिसिप्लिन, कोल्ड और सेल्फिश। एक टॉप अल्फा जैसे बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बना। उसकी आवाज में थोड़ा सा ताना था और थोड़ी सी जीत थी। बोला, लेकिन आखिर में वो तुम्हारे जाल में फंस गया, और उसने वो गलती कर दी जिसे टॉप अल्फा सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, सरेंडर। एक ओमेगा के सामने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इजी टू यूज निकलोगे, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी इतनी परवाह करेगा। शेंदाई की आवाज बिल्कुल भरी हुई थी, गला सूख चुका था। बोला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिवोर्स्ड हैं, मार्क भी वॉश हो चुका है। वो जू चेंग ने उसकी बात काट दी। बोला, वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है ये तब पता चलता है जब देखा जाए कि वो तुम्हारे लिए कितने आगे जाने को तैयार है। उसके अंगूठे का दबाव शेंदाई की जॉ लाइन पर अजीब सा था, न पूरी जबरदस्ती न पूरी नरमी। बोला, बायुए ने एक थ्योरी बताई थी। वो धीरे से बोला, एक असली टॉप प्रेडेटर वो होता है जो एक टॉप अल्फा को टेम कर सके। वो थोड़ा रुका, फिर हंसा, फिर बोला, तब मुझे लगता था ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ मजाक है, लेकिन अब लगता है ये बिल्कुल सच है। वो और झुक गया, बिल्कुल शेंदाई के कान के पास जाकर बोला, ज़ुमोयू एक शहर है, लोहे और दीवारों से बना हुआ। मैं बचपन से उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा, हर बार फेल हुआ। उसकी आवाज अब बिल्कुल धीमी हो गई थी। बोला,
पर अब मुझे एक आसान तरीका मिल गया है, एक ही चाल में उसे तोड़ने का। जानना चाहोगे कौन सा? शंदाई की आवाज कांप रही थी। बोला, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। जू चेंगचेंग ने जैसे कुछ सोच लिया हो, अचानक हंसा, फिर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो उसका क्या हाल होगा। उसकी हंसी और तेज हो गई। बोला, वो तो पागल ही हो जाएगा ना। शंदाई के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने जिंदगी में पहली बार चाहा कि काश उसके पास भी अल्फा के दांत होते तो वो इसी पल जू चेंगचेंग का गला ही काट देता। अचानक जू चेंगचेंग ने शंदाई के फेरोमोन पैच को जोर से खींचकर निकाल दिया। उसने शंदाई की गर्दन घुमाई, अपनी नाक सीधा सेंटर ग्लैंड पर रख दी और बिल्कुल लापरवाही से बोला, सच बोलूं, पहली बार तुम्हारा फेरोमोन महसूस कर रहा हूँ। अच्छा है। और उसी पल क्यों क्यों जोर से रो पड़ा। रोना तेज था, चुभने वाला। बंद कमरे में उसकी आवाज गूंज गई। जू चेंगचेंग ने बुरा सा मुंह बनाया। बोला, कितना शोर करता है। शंदाई के जिस्म में जैसे जान वापस आ गई हो। उसने पूरी ताकत से जू चेंगचेंग को धक्का दिया और क्यू क्यू की तरफ दौड़ गया। बच्चा उसकी शर्ट पकड़कर बिलक रहा था। जू चेंगचेंग ने पीछे से दोनों को देखा। उसके चेहरे पर अब एक बदल चुकी मुस्कान थी, घनी और गहरी। फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। शंदाई अभी भी शॉक में था, क्यू क्यू भी उतना ही डिस्टर्ब। उसने बच्चे को जोर से सीने से लगा लिया, जैसे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हों। उसके कानों में धाक 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 हार्टबीट की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। पहले उसे लगा ये क्यू क्यू का दिल है, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया ये उसका अपना हार्टबीट था। क्यू क्यू पूरी तरह शांत होता उससे पहले ही वो मैन इन ब्लैक वापस आ गया। आते ही ऑर्डर देते हुए बोला, पैक करो, अभी तुरंत निकलना है। शंदाई ने कोई सवाल नहीं किया, ना डिले किया, ना ही मना किया। जू चेंगचेंग जैसे पागल के सामने आने के बाद वो सच में डर गया था। पहले तक चाहे किडनैपिंग ही क्यों ना हो, उसे अपनी पर्सनल सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे लगता था यू जिंगहाई हो या जू चेंगचेंग, दोनों पैसों के लिए ही खेल रहे हैं। उसका लॉजिक सिंपल था, प्राइस निगोशिएट होगा, जुमोयू पे करेगा और वो घर लौट आएंगे। कम से कम उसका ये लॉजिक तब तक काम कर रहा था जब तक जू चेंगचेंग उस कमरे में नहीं आया था। जो अभी हुआ उसने शंदाई को दिखा दिया था कि जू चेंगचेंग के दिल में ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये नफरत का खेल है। जू चेंगचेंग के अंदर 20 साल से ज्यादा की दबी हुई रिसेंटमेंट थी। एक टॉप अल्फा होने के बावजूद हमेशा शैडो में रहने का गुस्सा, जेलेसी, रिसेंटमेंट, हेट्रेड, सब कुछ जू मोयू पर डाल दिया गया। यहाँ तक कि अपनी बहन की बर्बादी का इल्जाम भी। इसलिए वो हर जगह कम्पीट करता रहा, हर चीज छीनना चाहता था, सिर्फ प्रूफ करने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। जो आदमी हमेशा कैजुअली मुस्कुराता था, जो मोयू के लिए शायद सिर्फ एक एम्बिगुअस यंगर ब्रदर था, पर असल में उसके हाथ में हर वक्त एक छुपा हुआ चाकू था। ये सब पावर या प्रॉफिट के लिए नहीं था, ये जू मोयू को तोड़ने के लिए था। ये समझते ही शंदाई के पैर ठंडे हो गए। उसे ये भी समझ आ गया कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में है। वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि जुमोयू उसे कितना प्यार करता है, पर पॉजेस करना अल्फा के खून में होता है। जब बाई जिंगवाई ने टेम्पररी मार्क किया था उसे, तो जुमोयू कितना एग्रेसिव हो गया था वो उसे याद था। पर जू चेंगचेंग भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि एक टॉप अल्फा को सबसे कम कीमत में सबसे गहरा जख्म कैसे दिया जाता है। आसान था उसके ओमेगा को मार्क करके। शंदाई की रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। डिस्गस्ट और फियर हर सेल में घुस गए। शंदाई ने अपनी पूरी रूह से महसूस किया कि जू चेंगचेंग जो कह रहा था वो कर सकता था और करेगा भी। उसके लिए ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं थी, बदला था। शुरू से लेकर अब तक वो दोनों भाइयों की लड़ाई का सिर्फ एक विक्टिम रहा था। चाहे वो एक दूसरे से नफरत करें, दूसरों को पैरों तले कुचलना, दोनों में बिल्कुल सेम था। वो कभी भी जू चेंगचेंग की स्मेल अपने ऊपर नहीं आने देगा, कभी नहीं, कभी भी उस जानवर के सामने झुकेगा नहीं।
शायद फेरामोन ग्लैंड वैसे भी सिर्फ एक बोझ ही था। उसने ये सोच 100 बार सोची थी। अगर वो बीटा होता तो ना फेरामोन का बंधन होता, ना जेंडर का पिंजरा। शायद जिंदगी कहीं ज्यादा आसान होती। जू चेंगचेंग जहाँ मीटिंग के लिए आया था, वो जगह सबको जानी पहचानी थी। यही कुछ दिन पहले जुमोयू ने डीकम्प्रेशन चैम्बर यूज किया था, जहां उसने यू फेंगचेंग का नया हाई एंड सेटअप तोड़ दिया था और खुद भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। जुमोयू ने जो देखा वो जू चेंगचेंग था, जो एक्सरसाइज करके आया था। पोलो शर्ट, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, बालों में थोड़ी नमी, बॉडी से फ्रेश सॉवर की स्मेल। ब्रदर, जू चेंगचेंग मुस्कुराया और सामने बैठे हुए बोला, मैंने सुना है लास्ट टाइम आपकी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी इम्प्रेसिव थी। जुमोयू ने कुछ नहीं कहा। चेहरा पत्थर जैसा, आंखों में कोई इमोशन नहीं। जू चेंगचेंग खुद ही बोलता रहा। बोला, एक गॉसिप भी सुनी है। ब्रदर चेंग ने ये जगह अपने बॉयफ्रेंड के लिए खोली है। कॉमरेड इन आर्म्स है। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ज्यादा है कि उसका नाम तक लीक नहीं होता। वो हंस पड़ा, फिर बोला, इमेजिन करो, यू चेंगफेंग बोलता है कि जब मैरिज एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो पता चल ही जाएगा। सुनकर जू मोयू की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसने पूछा, शेंडाई और क्यू क्यू कहाँ है? जू चेंगचेंग फिर भी नहीं रुका, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बोला, मुझे समझ नहीं आता। एक टॉप अल्फा सोल्जर किंग, पूरा फाइटिंग मशीन, जिस पर स्ट्रॉन्गेस्ट फेरामोन ड्रग्स भी मुश्किल से काम करें, और फिर भी इमोशनल। ओह, और लॉन्गे के मिस्टर यान को देखो, वो बीटा में इंटरेस्टेड है। वो फिर जू मोयू को घूर कर देखते हुए बोला, और तुम, इतने सालों में तुम्हारा फ्लॉ ढूंढना मुश्किल था और तुम एक बी लेवल ओमेगा के लिए गिर गए। क्यों? क्यों भाई? लव के लिए? जू मोयू ने हर शब्द जहर बना के बोला। वो और मेरा बेटा कहाँ है? अरे शांत। जू चेंगचेंग ने हाथ उठाकर जैसे सरेंडर करते हुए कहा, रिलैक्स, बस वार्म अप कर रहा हूँ। बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट थोड़े स्मूथ रहें। बात कर लेते हैं भाई। मुझे पहले सिर्फ उनकी सेफ्टी देखनी है। जू मोयू की पत्थर जैसी आवाज में कहा, मुझे वीडियो कॉल चाहिए अभी। जू चेंगचेंग ने कंधे उचकाए, फोन निकाला, वीडियो कॉल लगाते हुए बोला, सिस्टर इन लॉ लिटिल नेफ्यू बिल्कुल ठीक है। क्यू क्यू काफी क्यूट है, चबी, और आवाज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो जू मोयू को देखता रहा और बोला, मैं सच में जेलस हूँ। पहले ही बच्चा और वो भी परफेक्ट हायर। कॉल कनेक्ट होते ही उसने मैन इन ब्लैक को कहा, उसे 1 मिनट के लिए उठा लाओ। फिर उसने फोन जू मोयू की तरफ उछाल दिया। उसका दिल सीधा गले तक ही आ गया। स्क्रीन थोड़ी हिली, फिर शेंदाई का चेहरा दिखा। अदाई। शेंदाई ने जैसे ही जू मोयू को देखा, उसकी आंखें साफ साफ चमक उठी। वो इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ा फोन पकड़ने के लिए, पर मैन इन ब्लैक पीछे हट गया। बोला, बैठे रहो, मैं पकड़ के रखूंगा। अदाई, तुम ठीक हो? क्यों क्यों ठीक है? जू मोयू ने फोन इतनी जोर से पकड़ा जैसे स्क्रीन ही तोड़ देगा। वो बस चाहता था कि इस शीशे को पार करके शेंदाई के चेहरे को छू ले। शेंदाई चेयर पर वापस बैठ गया। उसकी आंखें स्क्रीन से एक पल के लिए भी हटी नहीं। उसने गहरी सांस ली, बोला, मैं ठीक हूँ, क्यों क्यों भी ठीक है। हम जगह चेंज कर चुके हैं। जू मोयू ने अंदर ही अंदर सांस छोड़ी। जू चेंगचेंग से मिलने से पहले उन लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुकी थी कि डेजिग्नेटेड बेबी प्रोडक्ट्स लेने वाला एक आदमी ट्रैक हो गया है। फेस रिकॉग्निशन से पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्लू स्ट्रॉन्ग था। अगर चेन फॉलो होती तो शेंदाई तक पहुंचने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर अब वो जगह बदल चुके थे। फिर भी एक सस्पेक्ट का मिलना भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। जू मोयू ने आवाज में कंट्रोल रखते हुए कहा, डरना मत, मैं तुम्हें जल्दी घर ले जाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। शेंदाई ने फिर एक गहरी सांस ली। बहुत कुछ था जो वो कह नहीं सकता था और बहुत कुछ वो दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है अदाई। अगले ही पल कॉल कट हो गई। जू मोयू 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। सिर्फ एक क्लिक की आवाज आई और फोन उसके हाथ में क्रश हो चुका था। उसने सर उठाया और जू चेंगचेंग को जानलेवा नजरों से देखा। जू चेंगचेंग आराम से बैठा था, चिन दोनों हाथों पर टिकी हुई।
उसकी आवाज हल्की सी बहकी हुई, थोड़ी अजीब। बोला, तुम हमेशा इतने लकी क्यों होते हो? एक बी लेवल ओमेगा और उसने एक एस लेवल अल्फा पैदा कर दिया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। आगे बोला, हमारे जीन्स में इतना फर्क भी नहीं है, तो फिर शेंदाई इतना स्पेशल कैसे? वो मुस्कुराया, बोला, स्मार्ट है, हाई आईक्यू, हेल्दी, गुड लुक्स। वो बी लेवल जैसा तो लगता ही नहीं। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। फिर बोला, मुझे बेटियां पसंद है। अगले ही पल बूम, ज़ुमोयू के फेरोमोन्स पूरी ताकत से जू चेंगचेंग पर टूट पड़े। पर जू चेंगचेंग रेडी था। इंस्टेंट बैरियर उसने एक्टिवेट किया और हवा में दो मॉन्स्टर्स टकरा गए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि कमरे की चीजें स्लोली डिफॉर्म होने लगी। मेटल बेंड हुआ, ग्लास वाइब्रेट हुआ, वॉल्स तक जैसे सांस रोक रखी हो। ये जगह वैसे भी डिस्ट्रॉय होने के लिए ही बनी थी। ज़ुमोयू ने सबसे पहले फेरोमोन वापस लिए। उसका सीना गुस्से से उठ गिर रहा था। अगर वो थोड़ा भी कंट्रोल छोड़ देता तो वो कहीं अभी इस पल में जू चेंगचेंग को मार ही देता। 20 साल की जंग यही खत्म हो जाती। जू चेंगचेंग का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। लिप्स को टंग से लिक किया और फिर हंसते हुए बोला, अब मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गुस्सा होगे। जब मैंने ज़ुआयू को छीना था तब तो तुम इतने गुस्से में नहीं थे। ज़ुआयू उससे कम कैसे है? ज़ुमोयू ने दांत पीसकर पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसे हर सेकंड जैसे जिंदा जला रहा था। शेंदाई उसके हाथ में था और ये ख्याल उसका दिमाग चीर रहा था। वो जू चेंगचेंग को बहुत अच्छी तरह जानता था। जू चेंगचेंग हमेशा उसकी चीजें छीनना चाहता था। पावर, रिसोर्सेस, अटेंशन, ऑब्जेक्ट्स, लोग। जू चेंगचेंग ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। 20 साल हो गए, मैं थक चुका हूँ। मैं तुम्हारी परछाई में और जिंदा नहीं रहना चाहता और तुम भी मुझसे हमेशा थ्रेटन रहना नहीं चाहते। पहले दादाजी थे, फिर हमारे फादर्स। फैमिली डिवाइड करना चाहते थे पर हिस्सा नहीं मिला। तो चलो हम दोनों ही सेटल कर देते हैं। ज़ुमोयू ने ठंडे लहजे में कहा, शेयर होल्डर्स हैं, हजारों नहीं लाखों। लिस्टेड कंपनी है, क्या मैं अकेला डिसाइड कर सकता हूँ? जू चेंगचेंग मुस्कुराते हुए बोला, तुम पुश तो कर सकते हो ना? एक लम्हा भी वेस्ट किए बिना ज़ुमोयू बोला, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। जू चेंगचेंग थोड़ा आगे झुक गया, जैसे 20 साल पुराने अपने भाई को फिर से देख रहा हो। फिर बोला, एक ओमेगा के लिए पूरा बिजनेस सेगमेंट डिवाइड? उसकी मुस्कुराहट अजीब और टेढ़ी सी थी। बोला, सच बताओ, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? लिस्टेड कंपनीज के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही होते हैं। चाहे ज़ुमोयू पर्सनल लेवल पर जू चेंगचेंग को हाँ बोल दे, पर इतना बड़ा डिसीजंस बोर्ड के बिना कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं था। पर जिंगहाओ के ग्रुप के अंदर काफी लोग ऐसे थे जो जू चेंगचेंग के फैक्शन को सपोर्ट करते थे। पहले भी डिविजन्स हुए थे, पावर स्ट्रगल भी हुई थी। कंपनी के अंदर मल्टीपल बार टर्बुलेंस आया था, पर हर बार फेल हुए थे। लेकिन इस बार ज़ुमोयू खुद सेपरेट फैमिली के लिए एग्री कर जाता तो ये डिसीजन सिर्फ जू चेंगचेंग के लिए नहीं, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल होता। ज़ुमोयू ने जू चेंगचेंग को प्रॉमिस तो किया कि वो कल ही बोर्ड मेंबर्स को नोटिफाई करेगा, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा और अर्लीस्ट एक हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट इशू भी कर देगा। इस बीच के कुछ दिनों में वो शेंदाई और क्यूक्यू को ढूंढने के लिए हर पॉसिबल तरीका यूज करेगा। लेकिन इवन अगर ये किडनैपिंग का मैटर खत्म हो जाए तो फिर भी केमिकल सेक्टर को स्प्लिट करना अब भी उसके एजेंडा में रहेगा। ये डिसीजन सिर्फ मजबूरी में लिया गया स्टेप नहीं था, सिर्फ डील के लिए नहीं, सिर्फ जीत हार के लिए नहीं। उसने सालों तक जू चेंगचेंग के एम्बिशन को बार बार क्रश किया था, हर बार उसे हराया था और जिंगहाओ का एम्पायर अपने हाथ में रखा था। पर उसके बाद उसे स्टेबिलिटी कभी नहीं मिली। जू चेंगचेंग फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। टॉप अल्फा के लिए हार मान लेना खुद को डिनाई करने जैसा होता है। ऊपर से जू चेंगचेंग और उसके अंकल के पास रॉ स्टॉक्स का एक बड़ा हिस्सा था। उन्हें यूं सिंपली कंपनी से कंप्लीटली निकाला ही नहीं जा सकता था।
एक पहाड़ पर दो शहर रह नहीं सकते। आने वाले सालों में ये फाइट कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए थ्रेट नहीं था, ये कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट को भी ब्लॉक कर रहा था। और अब जब जू चेंगचेंग इतना पागल हो चुका था कि इलीगल मीन्स तक यूज कर रहा था, जब उसकी वजह से फैमिली की फिजिकल सेफ्टी तक रिस्क में आ चुकी थी, तो जू मोयू और टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसने सोचा ये सब यहीं खत्म होना चाहिए। क्लब हाउस से निकलने के बाद जू मोयू सीधा शेंदाई के अपार्टमेंट वापस आया। वो घर नहीं जाना चाहता था, सिर्फ इस जगह पर जहाँ शेंदाई के फेरामोन्स की हल्की सी महक थी, वहीं उसे थोड़ा सा चैन मिलता था। वहीं उसकी रेस्टलेसनेस थोड़ी देर के लिए शांत होती थी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक अनएक्सपेक्टेड इंसान उसका वहाँ इंतजार कर रहा होगा। यू बायुए। उसे देखकर जू मोयू के चेहरे पर थकान और इम्पेशंस छुप नहीं पाई। उसने पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? अंकल जू ने बताया, मतलब जू मोयू के डैड ने। यू बायू की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हर बार बाहर निकलते वक्त वो अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, पर आज सिर्फ सिंपल कैजुअल कपड़े, बाल बिखरे हुए और चेहरा सफेद। कहता हुआ वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें मदद करूंगा शेंदाई और बच्चे को ढूंढने में। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। जुमोयो रुक गया और उसने पलट के यू बायो को देखा। यू बायुए के चेहरे के मसल्स ट्विच हुए। गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ ऊपर आए। उसने दांत पीस के कहा, मेरे डैड गलत है, पर जू चेंगचेंग वो तो हर हाल में मरने लायक है। बस मेरे डैड बाहर आ जाएं, मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुरंत कंट्री छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। जू मोयू ने कॉन्शियस टोन में पूछा, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? यू बायुए बोला, पुलिस स्टेशन में सर्वेलेंस देखते वक्त मैंने एक आदमी पहचाना। वो उस बॉडीगार्ड का दोस्त है। एक बार में उसे बार में मिला था। मुझे लोग पहचानने में गलती नहीं होती। बार टेंडर एक कपल है, उनके थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है। जू मोयू ने गहरी आवाज में कहा, क्या तुमने ये पुलिस को बताया? नहीं। यू बायू की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। बोला, तुम्हारे लिए शेंदाई और क्यूक्यू की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ले चलो तो मुझे बारटेंडर के पास। 2 शर्तें। बोलो। पहली, मेरे डैड सेफ निकले, उसके बाद उन्हें तंग मत करना। और दूसरी, यू बायुए ने दांत पीस के कहा, जू चेंगचेंग को मत छोड़ना। उस रात जू मोयू ने जू शेन से पूरा 1 घंटा फोन पर बात करी, कभी हार्ड होकर कभी सॉफ्ट होकर, प्रॉज और कॉन समझाए, रिस्क और फ्यूचर पेंट किया। आखिरकार जू शेन मान गया। अगला स्टेप था मेजर शेयर होल्डर से इंडिविजुअली अप्रोच करना और नेक्स्ट वीक की मीटिंग में केमिकल बिजनेस स्प्लिट का प्रपोजल पुश करना। ऑफिशियली ये डिसीजन कंपनी के फ्यूचर के लिए बेटर ही था। अनऑफिशियली ये डिसीजन जू शेनशन को उसकी जिंदगी से और उसके अपने लोगों से दूर रखने के लिए था। साथ ही यू बायुए के क्लूज से बारटेंडर की इन्वेस्टिगेशन और शेंदाई के छोड़े हुए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सस्पेक्ट पर भी प्रेशर बढ़ाया गया। अगर किडनैपर्स की आइडेंटिटी मिल जाती तो शेंदाई तक पहुंचना सिर्फ टाइम का सवाल होता। शेंदाई और क्यूक्यू के सेफ रिटर्न के बाद ही जू मोयो डिसाइड करेगा कि जू शेनशन को जेल भेजना है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा ग्रुप, फैमिली और पावर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था। उधर पहाड़ों में पूरा दिन बारिश होती रही। शेंदाई कोर्टयार्ड में भीगी हुई मिट्टी और गिरे हुए पत्तों को खाली नजरों से देखता रहा, क्योंकि उसके पास गहरी नींद में था। कभी कभी बिजली कड़कती, पर थिक वॉल्स के पार आते आते सिर्फ वॉइड नॉइज बन जाती। बेबी की हल्की स्नोरिंग के साथ मिलकर अजनबी सी शांति बन जाती। बहुत अरसे बाद शेंदाई ने इतना फ्री छोड़ दिया था खुद को। पिछले 2 साल वो हर पल तनाव में जीता रहा, जिंदगी के लिए, प्यार के लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए। चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो रुक नहीं सकता था। पर इस पल जब उसे समझ आ गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और कुछ करना भी जरूरी नहीं, उस पल वो फाइनली सिर्फ सांस ले सकता था। काफी देर बाद डोर पर हल्की सी नॉक हुई। शेंदाई ने जैसे ही अपनी सोच से बाहर आया,
उसने देखा बाहर का आसमान लेट नाइट जैसा डार्क लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई होगी, शायद डिनर का टाइम था। डोर खुला, बाहर जू शेनशन खड़ा था, हाथ में फूड ट्रे, शोल्डर पर हल्की सी बारिश की बूंदें, शायद अभी अभी आया था। वो मुस्कुराया ही था बोलने के लिए, पर शेंदाई ने तुरंत बेडरूम से बाहर निकला और पीछे का डोर बंद कर दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। बोला, रूम के अंदर मत आना, तुम अंदर आओगे तो बच्चा डिस्टर्ब होगा। तुम्हारे फेरामोन्स बच्चे को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों फेरामोन्स के लिए बहुत सेंसिटिव था। शुरुआत में ही जुमोयू के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। सिर्फ पास आने से ही क्यों बेचैन हो जाता था। जू शेनशन ने फ्री हाथ से एक कैजुअल प्लीज गेस्चर किया और बोला, स्टडी में चलते हैं, फिर वही खा लो। शेंदाई ने ट्रे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जब देखा कि जू शेनशन ने छोड़ा नहीं तो वो सीधा पलटा और उसके पीछे जाने लगा। बोला, मुझे भूख नहीं है। जू शेनशन ने चिन से नेक्स्ट रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर मुझे तुमसे बात करनी है। शेंदाई ने एक ब्लैंक सी नजर उस पर डाली और बिना कुछ बोले स्टडी की तरफ चल दिया। स्टडी में पहुंचकर जू शेनशन ने ट्रे कॉफी टेबल पर रखी और सोफे के पास खड़ा होकर शेंदाई को आराम से देखते हुए उसने कैजुअल टोन में पूछा, पिछले 2 दिन कैसे गए? मैंने ट्राई किया कि सिस्टर इन लॉ और नेफ्यू को किसी चीज की कमी ना हो। शेंदाई सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, जुमोयू से मिल चुके हो ना, फिर हमें कब जाने दोगे? जू शेनशन ने फेस पर हाफ स्माइल के साथ कहा, भाई ने मेरी कंडीशन मान ली है, बोर्ड मीटिंग अरेंज हो रही है। उसकी ईगल शार्प नजर शेंदाई के चेहरे पर टिकी रही। वो आगे बोला, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। रूमर शायद गलत नहीं कि वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है। शेंदाई के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज और सख्त की और बोला, मैं फिर पूछ रहा हूँ, हमें कब जाने दोगे? जू शेनशन ने जैसे बात बदलने का मूड बना लिया था। बोला, कल मजाक में मैंने भाई से कहा कि तुमसे मैं एक टॉप टायर अल्फा पैदा करवा लूं। उसने हेड टिल्ट किया, शेंदाई को ऊपर से नीचे तक बेझिझक देखता हुआ, फिर बोला, वो काफी गुस्सा हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जो उसे इतना अफेक्ट करता है? शेंदाई की आंखों में गुस्सा चमक उठा। जू शेनशन की टोन और एम्बिगुअस हो गई, लेकिन वर्ड्स कंट्रोल में थे। बोला, या फिर मैं मजाक नहीं कर रहा। शेंदाई अलर्ट हो गया। जू शेनशन धीरे धीरे पास आते हुए बोला, तुम जानते हो, डैड और मैं सालों से स्प्लिट चाहते थे। ग्रैंडपा के होते हुए पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनके बाद भी नहीं हुआ। उसने शेंदाई की चिन को उंगलियों से उठाते हुए कहा, जब भाई ने फाइनली हाँ बोला तो मुझे खुशी होनी चाहिए थी ना, पर उस पल मुझे खुशी नहीं, लॉस महसूस हुआ। मुझे लगा उसके लिए बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। लगता है इतना बड़ा बिजनेस छोड़ना शायद उतना दर्दनाक नहीं जितना तुम्हें खोना उसके लिए होगा। शेंदाई का बॉडी जैसे जम गया। फेरामोन का हल्का सा प्रेशर उसे हिलने नहीं दे रहा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल। तुम क्या सोचते हो? जू शेनशन ने झुककर उसके होठों के बिल्कुल पास एक हल्की सी फ्लीटिंग सा टच दिया, जैसे टेस्ट का टेस्ट कर रहा हो, और बोला, मैं अगर तुम्हें ले जाऊं तो भाई का क्या हाल होगा? उसके दिल की धड़कन सिर्फ इस ख्याल से तेज हो रही थी कि जू मोयू को कितना दर्द होगा। शेंदाई की आवाज कांप रही थी। बोला, अगर तुमने मुझे मार्क करने की कोशिश की ना तो ग्लैंड रिमूव करवा दोगे। जू शेनशन ने टीएसके की आवाज निकाली और बोला, एक बार हो चुका है, दूसरी बार इतना आसान नहीं है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, तुमको लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है शेंदाई? नो मैटर वॉट, शेंदाई ने टीथ ग्रिट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगा। जू शेनशन हंस पड़ा, ठंडी बे इमोशन वाली हंसी। बोला, ये बात किसी ओमेगा की लगती भी है। उसकी आवाज में ज्यादा जहर था, पर लफ्ज केयरफुली चोजन थे। बोला, तुम्हारी यही बात उसे पसंद होगी ना, कंट्रोल के खिलाफ खड़े रहना। शायद इसी जिद को मेरा भाई पसंद करता है। फिर उसने पहली बार इंटरेस्ट खोता हुआ एक्सप्रेशन दिखाया। शेंदाई ने गुस्से से मुस्कुराया और बोला,
तो फिर करो जो कर सकते हो। जू शेनशन की आंखें सक्रिय सी हो गई। बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? शेंदाई की आवाज बिल्कुल स्टेडी थी, पर आंखों में बिजली थी। बोला, सिर्फ एक पल के बदले के लिए तुम 2 जनरेशंस की प्लानिंग, पूरा बिजनेस इंटरेस्ट और अपनी पोजीशनिंग छोड़ दोगे सिर्फ मुझे मार्क करने के लिए? तुम सच में हिम्मत रखते हो? जू शेनशन 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर वो दोबारा हंस पड़ा। वो हंसी जिसमें हार भी थी और कैलकुलेशन भी। फिर बोला, तुम सही कह रहे हो। उसने धीरे से कहा, इतनी बड़ी चीज के लिए ये वर्थ इट नहीं है। जैसे ही फेरामोन का प्रेशर हटा, शेंदाई ने सारी ताकत जोड़कर उसे जोर से पुश किया। जू शेनशन कुछ स्टेप्स पीछे गया, शर्ट के कॉलर को एडजस्ट किया और एक गहरी नजर शेंदाई पर डाली, जैसे किसी चीज को दिल से याद कर रहा हो। फिर बोला, ध्यान से खाना खा लेना डियर सिस्टर इन लॉ। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला और स्टडी के बाहर निकल गया। शेंदाई सोफे पर गिर सा गया, पूरा जिस्म थक चुका था, सांस अनइवन थी। और तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कब से अपने दिल में सिर्फ एक ही नाम रिपीट कर रहा था, जू मोयू। बस एक ही विश्वास उसे संभाले हुए था कि जू मोयू आएगा, जरूर आएगा। सिर्फ इसी बिलीफ पर वो मेंटल और फिजिकल प्रेशर झेल पा रहा था। बाहर बादल घने थे, बारिश के बाद अंधेरा और जल्दी छा गया था, जैसे रात वक्त से पहले ही आ गई हो। और शेंदाई भी थकान के बोझ के नीचे जल्दी ही नींद में डूब गया। पर उसकी नींद बहुत हल्की हो चुकी थी, जरा सी आवाज भी उसे हिला देती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आधी नींद में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई चीज हिल रही हो या कोई जोर की आवाज। उसने आंखें खोल दी। पहले लगा सपना होगा, फिर पूरा कमरा हल्का सा कांप गया और अगले ही पल नीचे से एक जोर का क्रैश सुनाई दिया। शेंदाई का दिल जोर से धड़का। ये ना सपना था, ना अर्थक्वेक। ये हॉलिडे विला पहाड़ के किनारे बना हुआ था। सबसे करीबी घर भी काफी दूर था। इसका मतलब कुछ घर के अंदर ही हुआ था। शेंदाई ने बिना सोचे पहले क्यूक्यू की तरफ देखा। बच्चा अभी भी चैन से सो रहा था। शेंदाई बेड से कूदा और डोर खोला और अगले ही पल एक तेज फेरामोन वेव उसके चेहरे से टकराई। सेकंड फ्लोर तक आते आते वो थोड़ी कम हो चुकी थी, पर फिर भी इतनी स्ट्रांग थी कि शेंदाई 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। और इस बार उसे आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी, लड़ने की आवाज। विला के अंदर कोई लाइट ऑन नहीं थी, बारिश रुक चुकी थी और खिड़कियों से आती चांदनी ही बस इकलौता रोशनी का जरिया था। साए हिल रहे थे। कितने लोग थे ये क्लियर नहीं था, पर शेंदाई ने एक ही सेकंड में एक लंबी पावरफुल सल्यूट पहचान ली। उसकी आवाज खुद निकल गई, मोयू। नीचे से आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फर्नीचर का टकराना, शीशे का टूटना और इंसानों के बीच की जंग। अलग अलग अल्फा फेरामोन्स जैसे एक साथ तरह का म्यूजिक बजा रहा हो। सुर, ताल, रिदम सब अलग। सब मिलकर एक ऐसी पेनिट्रेटिंग जानलेवा नॉइज को बना रहे थे जिसमें मौजूद कोई भी महफूज नहीं था। और एक ओमेगा के लिए ये बिल्कुल हेल ऑन अर्थ था। शेंदाई को लगा उसका पेट ही उलट जाएगा। सीना इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने पीछे हटकर तुरंत रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, क्यूक्यू को इस फील्ड में रहने देना इम्पॉसिबल था। उसने गहरी सांस ली, बेड के पास गया और क्यूक्यू को बहुत ध्यान से अपनी गोद में उठाया। स्ट्रोलर पास ही था। उसने क्यूक्यू को उसमें रखा, अपनी शर्ट उतारकर बच्चे के ऊपर डाल दी। चाहता था कि क्यूक्यू जितना हो सके सिर्फ उसके फेरामोन महसूस करे। उसकी उंगलियां स्ट्रोलर के हैंडल पर जम गई। नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक बैंग, दरवाजा जोर से खुला। जू चेंग चेंग लंबी स्ट्राइड्स के साथ अंदर आया। चेहरा बिल्कुल अंधेरे जैसा, आंखों में खौफनाक इम्पेशंस, गुस्सा और बेचैनी। बोला, फॉलो मी। शेंदाई डर के मारे उसे घूरता रह गया। जल्दी! जू चेंग चेंग चिल्ला पड़ा। शेंदाई के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने क्यूक्यू को गोद में उठाया। उसी पल क्यूक्यू भी जाग गया। आधी खुली आंखें, चेहरे पर कंफ्यूजन और डर। डोंट क्राई बेबी, प्लीज डोंट क्राई। शेंदाई क्यूक्यू की पीठ थपथपाता रहा।
अपनी मैटरनल फेरामोन रिलीज करता हुआ उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। उसे डर था अगर क्यू क्यू जोर से रोया तो जू चेंग और ज्यादा इम्पेशेंट हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते थे। क्यू क्यू जैसे उसकी पैनिक समझ गया हो, उसने होठ बीच लिए, हल्के हल्के सिसकने लगा और ज्यादा शेंदाई से चिपक गया। जू चेंग बिना रुके उसे सीधा एलिवेटर तक ले गया। शेंदाई बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। उसे लगा जैसे उसने फिर से जू मोयू की आवाज सुनी हो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, जू मोयू। जू चेंग ने शेंदाई की बाजू पकड़ी और उसे एलिवेटर के अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद। लिफ्ट नीचे उतरने लगी, सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में। शेंदाई का गला कांप रहा था। बोला, जू मोयू यहाँ तक पहुँच चुका है, तुम हमें और कहाँ ले जाओगे? बकवास बंद करो। जू चेंग ने कार का दरवाजा खोला और बोला, गाड़ी में बैठो। उसने शेंदाई को पायलट सीट पर पुश किया, झुककर सीट बेल्ट लगाई और इतनी करीबी से मुस्कुराया कि शेंदाई को उल्टी ही आने वाली थी। जू चेंग ने बोला, डोंट यू थिंक ये काफी एक्साइटिंग है? शेंदाई गुस्से से कांप उठा। बोला, तुम सच में बीमार हो? तुम सब जू सरने वाले ही सिखो। मे बी। जू चेंग कार में बैठा। बेसमेंट का गेट खुला, गाड़ी बाहर निकली। जैसे ही मोड़ मुड़कर कंपाउंड गेट के पास आई, शेंदाई ने उसे देखा, जू मोयू को। वो बारिश में खड़ा था, सीधा, बिना हटने के इरादे के साथ, जैसे गाड़ी से टकराने को तैयार। शेंदाई की आंखें फैल गई। वो चीखा, हे रुको। उसने तुरंत जू चेंग की तरफ देखा और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। जू चेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, आंखें चमक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे शिकारी अपने शिकार के बिल्कुल सामने हो। गाड़ी तेज थी, बिल्कुल स्लो नहीं हुई। रुको! शेंदाई फिर से चीख उठा। अगर क्यू क्यू गोद में ना होता तो वो स्टीयरिंग व्हील कब का पकड़ चुका होता। जू मोयू ने गाड़ी को आते देखा, पर उसके चेहरे पर सन्नाटा था। उंगलियां धीरे धीरे बंद हो रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर को पायलट सीट पर पड़ी, शेंदाई और क्यू क्यू, उसका जिस्म एक पल के लिए ठिठक गया। बस 10 मीटर का फासला था और तब उसने डॉज किया। बिल्कुल लास्ट सेकेंड गाड़ी कंपाउंड गेट को चीरती हुई निकल गई। 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं। जू चेंग का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, आंखें खून से भर गईं, दांत भीज गए। चेहरा एक गैम्बलर की फ्रेंजी जैसा था। शेंदाई ने आंखें बंद कर ली, उसका जिस्म कांप रहा था और जू चेंग जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने जंग ही जीत ली हो। गाड़ी धीरे हुई, फिर रुक गई। कीचड़ और पानी उछल गया। रात और ज्यादा भयानक लगने लगी। शेंदाई ने कांपते हुए आंखें खोली, पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। क्यू क्यू डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। शेंदाई ने देखा जू मोयू उनकी तरफ दौड़ रहा था, जिंदा, सेफ। उसी पल जू मोयू ने गाड़ी के पास पहुंचते ही पूरी ताकत से जू चेंग के मुंह पर पंच मारा। बैंग! सर ग्लास से टकराया। जू चेंग लड़खड़ा गया। उसने अपनी सुन्न हो चुकी गाल को छुआ, आंखें सिकोड़ी और शेंदाई की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा टेम्पर काफी खराब है। शेंदाई क्यू क्यू की पीठ थपथपाता रहा, पर उसे शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्यू क्यू उसका डर महसूस कर चुका था और शेंदाई जानता था ये अभी खत्म नहीं हुआ है।